स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत सुर्खियों के साथ। देश भर में फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों के लिए बूस्टर डोज की शुरुआत। एहतियाती डोज के लिए नए पंजीकरण की जरूरत नहीं। अब तक 152 करोड़ से ज्यादा कोविड टीकाकरण। देश में कोरोना के दैनिक मामलों में 12.5% का इजाफा। पिछले 24 घंटों में 1,79,000 से ज्यादा नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई जांच कमेटी। रिटायर्ड जस्टिस करेंगे अगुवाई। केंद्र और पंजाब सरकार की तरफ से गठित अलग अलग समितियों पर लगाई रोक। रोजगार सर्वेक्षण रिपोर्ट में रोजगार में इजाफा। जुलाई से सितंबर के बीच 9 चुनिंदा क्षेत्रों में 3 करोड़ 10 लाख रोजगार का सृजन। पिछली तिमाही की तुलना में 2 लाख अधिक लोगों को मिला रोजगार। और म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू की को 4 साल की सजा। अवैध रूप से वॉकी टॉकी रखने और कोविड प्रतिबंधों का उल्लंघन का दोषी करार। दिसंबर में 2 और मामलों में सुनवाई गई थी। 4 साल की सजा। खबरें विस्तार से। कोविड की तीसरी लहर के बीच देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों के अलावा 60 साल या अधिक उम्र के लोगों को कोविड टीके की तीसरी या एहतियाती खुराक देने की शुरुआत हो गई है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों में एहतियाती डोज लगवाने को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली समेत देश भर में एहतियाती डोज के लिए पात्र लोग विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरा टीका लगवाने के 9 महीने या 39 सप्ताह पूरे होने के आधार पर एहतियाती डोज के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। दिल्ली में तीसरी खुराक इस श्रेणी के उन लोगों को दी जा रही है जिन्होंने 9 महीने पहले टीके की दूसरी खुराक ली थी। एहतियाती डोज के लिए नए पंजीकरण की जरूरत नहीं है। दोनों टीके लगवा चुके पात्र लोग किसी भी टीकाकरण केंद्र पर सीधे जाकर या पहले से नियत समय पर एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन तारीख और समय निश्चित करने की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। कोविन प्रणाली से एहतियाती डोज के पात्र लोगों को एसएमएस के माध्यम से संदेश भेजा जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बंगलुरु के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की मौजूदगी में चेन्नई में फ्रंटलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन अभियान का उद्घाटन किया। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी प्रिकॉशन डोज लगवाई। This is very good because Israel has already reported that the immunity goes beyond 90%. So the booster dose is a must for the health workers. जो डोज लगी है वो कोविशील्ड की बूस्टर लगी है। पहले 2 डोज के बाद ये पहला बूस्टर है। मैं यहाँ पे अपनी 3rd वैक्सीनेशन की डोज लेने आया हूँ और यहाँ पे जो सिस्टम वगैरह जो उनका है वो बहुत अच्छा है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत जल्दी काम हो गया है। अब हम सेफ रहेंगे और बीमारी से बचेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है इस कोरोना से बचने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में अब तक 152 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। बीते 24 घंटों में करीब 29 लाख से अधिक टीके लगाए गए। 15 से 18 साल
आयु वर्ग के बच्चों को 2 करोड़ 38 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बच्चों के बाद अब आज से देश भर में अग्रिम पंक्ति के कर्मियों और बुजुर्गों के लिए बूस्टर खुराक की शुरुआत हुई है। केंद्र ने सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साफ कह दिया था कि कोविड टीकाकरण केंद्रों के काम करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। वे मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के आधार पर हर रोज रात 10 बजे तक काम कर सकते हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के नए मामलों में 12.5% का इजाफा देखने को मिला है। देश में एक दिन में संक्रमण के कुल 1,79,723 नए मामले आए, जो कि 227 दिनों में सबसे अधिक हैं। पिछले साल 27 मई को 1,86,364 नए मामले सामने आए थे। सिर्फ 13 दिन में कोविड के दैनिक मामले 28 गुना हो गए हैं। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की जो संख्या है वो 3 करोड़ 57 लाख से ज्यादा हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की बात करें तो उनकी संख्या 7 लाख पार कर चुकी है। कोरोना को मात देकर ठीक होने वाले आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 46,569 लोग इससे ठीक हुए हैं। इसके साथ ही अब तक कुल 3 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस का दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 13.29% है और साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 7.92% है। इसी बीच कोविड-19 और ओमिक्रॉन की तेजी से बढ़ते मामलों के बीच आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया, फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। दिल्ली में कोविड-19 संक्रमण के 22,751 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण दर 23.53% है। हालांकि इन सब में अच्छी बात यह है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की जो संख्या है वो अभी भी कम है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4,000 के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र और राजस्थान में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 1,216 और 529 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद दिल्ली में 513 है। हालांकि दिल्ली में रफ्तार थोड़ी की कम दिख रही है। कर्नाटक में 441, केरल में 333 और गुजरात में 236 मामले आए। वहीं उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा ओमिक्रॉन के मरीज सामने आए। अच्छी बात यह है कि 4,000 से ज्यादा मरीजों में से 1,500 लोग ठीक हो गए हैं। और इसी बीच देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र और राज्य सरकारों ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, दादरा, नागर हवेली, दमन और दीव के स्वास्थ्य मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना से निपटने की तैयारियों और संबंधित पहलुओं पर चर्चा हुई। इस मौके पर उन्होंने राज्यों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। और इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं की वर्तमान तैयारी, टीकाकरण अभियान की स्थिति और कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव और जन स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव की समीक्षा की गई। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को मिशन मोड पर एहतियाती डोज लगाए जाने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में सघन रोकथाम और सक्रिय निगरानी जारी रहनी चाहिए और अधिक संक्रमण वाले राज्यों को तकनीकी सहयोग दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने संक्रमण के फैलाव पर नियंत्रण के लिए मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने पर जोर दिया। और इस बीच राज्यसभा की सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दोनों पीठासीन अधिकारियों ने संसद के दोनों सदनों के महासचिवों को कोरोना वायरस के प्रसार की मौजूदा हालात की विस्तार से जांच करने और आगामी बजट सत्र के सुरक्षित संचालन के लिए प्रभावी उपाय सुझाने का निर्देश दिया है। उन्होंने संक्रमण के प्रसार के मौजूदा हालात के संदर्भ में पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान अपनाए गए कोविड प्रोटोकॉल की पर्याप्तता की समीक्षा करने का निर्देश दिया। 2020 का मॉनसून सत्र कोविड प्रोटोकॉल के तहत
पहला पूर्ण सत्र था, जिसमें राज्यसभा की बैठक दिन के पहले भाग में और लोकसभा की बैठक दूसरे हिस्से में हुई थी, जहां सदस्यों के बैठने के लिए खास व्यवस्थाएं भी की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर हुई कथित सुरक्षा चूक की जांच के लिए केंद्र और पंजाब सरकार की तरफ से गठित अलग अलग समितियों पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी। इस संबंध में औपचारिक आदेश जल्द पारित होगा। चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक, एनआईए के पुलिस महानिरीक्षक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल प्रस्तावित समिति का हिस्सा हो सकते हैं। अदालत लॉयर्स वाइस की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कथित चूक की गहन जांच और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया। पंजाब में 5 जनवरी को प्रदर्शनकारियों की नाकेबंदी करने के कारण प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर काफी देर तक फंसा रहा। इसके बाद वो एक रैली समेत किसी भी कार्यक्रम में शामिल हुए बिना पंजाब से दिल्ली वापस लौट गए थे। सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड के हरिद्वार में हाल में हुई धर्म संसद के दौरान घृणा भाषण देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की उन दलीलों पर गौर किया है कि घृणा भाषण देने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनाव आयोग ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत कुछ पाबंदियों के साथ धनराशि जारी करने का निर्देश दिया है। देश के किसी भी हिस्से में जहां चुनाव हो रहा है, वहां कोई नई धनराशि जारी नहीं हो पाएगी। इसी के तहत निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक विधायकों के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत कोई नई धनराशि जारी नहीं की जाएगी। इन निर्देशों के जारी होने के बाद कोई भी काम शुरू नहीं होगा। नए कार्य चुनाव प्रक्रिया की पूरी होने के बाद शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन पहले से जारी काम पूरा किया जा सकता है। पूर्ण हुए कार्य का भुगतान जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी। जिन योजनाओं की मंजूरी दी जा चुकी है, उन्हें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निष्पादित किया जा सकता है। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। In terms of trade, agriculture, private sector investments and government spending, we are firmly above pre-pandemic level. Upskilling is lagging behind. The recovery has been very uneven. So I think we did good work. We have returned to the pre-pandemic level. Coordination like the PM Gati Shakti mission, can we have similar coordination at the state level and the city level? Unless we conquer the global market, we are not going to solve the employment problem. Make Indian industry competitive. We need to encourage upskilling. We need to encourage awareness among people that these are the skills of the future. And this budget should provide pro-growth, pro-consumption support. Watch our pre-budget special, Budget for India, tonight at 8:30, only on Sunset Television. वेलकम बैक। और अब नजर डाल देते हैं राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 जनवरी को तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल चेन्नई के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ
चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थानों के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन किया है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और संपर्क में आए लोगों से अपनी जांच कराने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज बीजेपी चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इसमें टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कोविड कमांड सेंटर का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बच्चों के वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर जारी है। उनकी कोशिश है कि 15 से 18 साल तक के सभी बच्चों को 15 जनवरी तक वैक्सीन लगा दी जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में तपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने महादेव से कोरोना महामारी के बीच प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी कुमार से मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा राज्य की विभिन्न रेल परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही दिल्ली से हिसार तक नई रेलवे लाइन बनाने का सुझाव दिया गया। गोवा में बीजेपी के 2 विधायकों माइकल लोबो और प्रवीण झांते ने इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट मंत्री माइकल लोबो के इस्तीफे के बाद एक अन्य बीजेपी विधायक प्रवीण झांते ने पार्टी पर दरकिनार करने का आरोप लगाते हुए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद समेत दूसरी आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के बीच एडिशनल कमिश्नर चिन्मय बिस्वाल सहित दिल्ली पुलिस के करीब 1000 कर्मी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सभी पॉजिटिव पुलिसकर्मी क्वारंटीन में हैं। राजधानी में रोजाना कोरोना के 20,000 मामले सामने आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सभी स्कूल और कॉलेज को 26 जनवरी तक के लिए बंद करने की घोषणा की है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लास की इजाजत दी गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। पुलिस बैरिकेड्स लगाकर दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने जिम और ब्यूटी सैलून के लिए कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों को संशोधित किया है। यहां 50% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। संशोधित आदेश के मुताबिक सिर्फ उन गतिविधियों की इजाजत है जिसमें मास्क नहीं उतारना पड़े। तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू के आयोजनों के लिए एसओपी जारी किया है। जल्लीकट्टू के आयोजन को 150 दर्शक या 50% बैठने की क्षमता के साथ ही अनुमति दी गई है। साथ ही वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट और RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। और अब कुछ और अहम खबरें। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के दूसरे तिमाही के रोजगार सर्वेक्षण जारी किया है। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज रिपोर्ट जारी की। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के अनुसार जुलाई सितंबर 2021 की तिमाही में 9 चुनिंदा क्षेत्रों में कुल रोजगार 3.10 करोड़ था, जो अप्रैल जून की अवधि की तुलना में 2 लाख अधिक है। रोजगार सर्वेक्षण रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अप्रैल से जून 2021 में 9 चुनिंदा क्षेत्रों में कुल रोजगार संख्या 3.08 करोड़ थी। अप्रैल 2021 में देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर आने के बाद घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों की ओर से लॉकडाउन प्रतिबंधों को हटाने के बाद आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई। रोजगार सर्वेक्षण में जिन 9 क्षेत्रों को शामिल किया गया उनमें विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल और रेस्टोरेंट, IT, BPO और वित्तीय सेवाएं शामिल हैं।
इधर म्यांमार की एक अदालत ने अपदस्थ नेता आंग सान सू की को अवैध रूप से वॉकी टॉकी आयात करने, रखने और कोरोना वायरस संबंधी पाबंदियों का उल्लंघन करने के लिए दोषी पाया है और उसके बाद 4 और साल कैद की सजा सुनाई है। सू की को पिछले महीने दूसरे मामलों में दोषी ठहराया गया था और 4 साल की जेल की सजा दी गई थी, जिसे बाद में देश की सैन्य सरकार के प्रमुख ने आधा कर दिया था। पिछले साल फरवरी में म्यांमार में सू की सरकार को बेदखल करने और सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद से 76 वर्षीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के खिलाफ दायर किए गए लगभग 1 दर्जन मामलों में ये मामले शामिल हैं। सू की के समर्थकों का कहना है कि उनके खिलाफ आरोप सेना के कार्यों को वैध बनाने और उन्हें राजनीति में लौटने से रोकने के लिए लगाए गए हैं। न्यूयॉर्क सिटी के ब्रोक्स में एक अपार्टमेंट में खराब इलेक्ट्रिक स्पेस हीटर के कारण भीषण आग लगने से 9 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो गई। इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल आग में जलकर खाक हो गई। मेयर एडम्स के वरिष्ठ सलाहकार स्टीफन रिंगेल ने मरने वालों की संख्या की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों की उम्र 16 साल या उससे कम थी। 13 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और सभी की हालत नाजुक है। आग 19 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी, जो बाद में दूसरी मंजिल पर भी फैल गई और धीरे धीरे पूरी इमारत धुएं से भर गई। आग लगने के कारण का फिलहाल पता लगाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के एक जज ने दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का वीजा बहाल कर दिया है, जो कोरोना टीका नहीं लगाने के कारण पिछले सप्ताह उनके यहां पहुंचते ही रद्द कर दिया गया था। जज ने सरकार को आदेश दिया है कि फैसले के 30 मिनट के भीतर जोकोविच को मेलबर्न के पृथकवास होटल से बाहर किया जाए। सरकारी वकील ने जज को बताया कि बहुसांस्कृतिक विभाग के मंत्री एलेक्स हॉके तय करेंगे कि वीजा रद्द करने के लिए उन्हें निजी अधिकार का इस्तेमाल करना है या नहीं। जोकोविच 20 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और एक खिताब जीतकर वो रोजर फेडरर और राफेल नडाल से आगे निकल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन उन्होंने 9 बार जीता है। और अब मौसम की खबर। कश्मीर घाटी में भीषण ठंड के साथ ही घाटी के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुलमर्ग रिजॉर्ट में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में न्यूनतम तापमान 0 से 2.6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। वहीं दक्षिण कश्मीर के कोकेर नाग में तापमान 0 से नीचे 1.7 डिग्री सेल्सियस और उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में 0 से 0.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग रामबन जिले में भारी हिमपात और कई भूस्खलनों के कारण पिछले 3 दिनों तक बंद रहने के कारण आज यातायात फिलहाल खोला गया है। पंथियाल और मारूंग में भूस्खलनों के बाद सड़कों से मलबे को साफ किया गया, जिसके बाद से यातायात को मंजूरी दी गई। इधर हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार तीसरे दिन जारी है। शिमला में आज बर्फबारी होने के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछ गई। इस दौरान बर्फबारी देखने की आस में शिमला पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं और वो जमकर मस्ती कर रहे हैं। और आज विश्व हिंदी दिवस है। 1975 में आज ही के दिन नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। ऐसे में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। विश्व हिंदी दिवस पर केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और व्यापार से आज दुनिया सिमटकर वैश्विक से स्थानीय हो गई है। हिंदी इन तीनों जगहों पर दुनिया भर के युवाओं को जोड़ रही है। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिलाना है। किसी भी भाषा का गौरव उसे राजभाषा या विश्व भाषा घोषित करने से नहीं, बल्कि उसे व्यवहार में लाने से बढ़ता है। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 4 अक्टूबर 1977 में संयुक्त राष्ट्र के मंच से पूरी दुनिया को हिंदी में संबोधित किया था। उनका ये भाषण अभूतपूर्व था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व हिंदी दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और इन खबरों के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं प्रकाश पर्व पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तस्वीरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।